हेलो एवरीवन, मैं रत्नेश शर्मा आप सभी का यूट्यूब चैनल क्लासरूम हब पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको अर्थमेटिक में रेशो एंड प्रपोर्शन पढ़ा रहा हूं। लास्ट 2 क्लासेस में मैंने आपको इस चैप्टर का कंप्लीट बेसिक आपको पढ़ा दिया है कि रेशो किस तरीके से बनता है, मल्टीपल रेशो किस तरीके से बनते हैं और किस किस तरीके से रेशो के क्वेश्चन बेसिक से बनाए जा सकते हैं। देखो, जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक ये नहीं पढ़ा है तो पहले आप पूरी बेसिक क्लासेस अच्छे से देख लो, ताकि कहीं ना कहीं आपको कॉन्सेप्ट को समझना आसान हो जाएगा। लास्ट क्लास के अंदर बेसिक अपन ने ख़त्म कर दिया था और बेसिक से जो एसएससी एग्ज़ाम्स हैं, बैंक एग्ज़ाम हैं या सीडीएस एग्ज़ाम हैं, इन एग्ज़ाम्स में जो अच्छे क्वेश्चन बने हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया था। 2-3 क्वेश्चन ही डिस्कस कर पाया था। तो सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं जो कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए हैं या एग्जाम ओरिएंटेड है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये रहा। चलिए समझते हैं क्या होगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा और यहाँ पे भी आ गया होगा क्वेश्चन कि क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन में कहा गया है कि 12,936 रुपये आपको 3 लोगों में बांटने हैं और उसमें भी कहा गया है कि ए को बी और सी का आपके पास में कहा गया है 3/4 मिलता है। यानी इसका मतलब है अगर मैं बी बाई सी को अगर नीचे वाली वैल्यू 4 मान लूँ तो ये एक ऐसी वैल्यू है जिसका 3/4 आप इजिली निकाल पाओगे। 4 से 4 कट जाएगा ना, तो ए को बी और सी का 3/4 मिलता है, यानी इसको 4 मिलता है तो इसको कितना मिलेगा 3। बी को ए और सी के कंपेयर में 5/6 मिलता है, तो इस बात का मतलब पता होना चाहिए कि अगर मैं इसे 6 बोल देता हूं तो इसे तो 5/6, तो बताओ क्या 5 मिलेगा क्या? अरे कितना 5। जैसे ही आप ये वाली चीज़ देखोगे तो आपको कल वाली बात याद आ जानी चाहिए कि यहाँ वेरिएबल सेम है, ऊपर भी और नीचे भी। जब वेरिएबल सेम है तो सीधी सी बात है रेशो का टोटल भी क्या होना चाहिए, सेम। चेक करो है क्या, 3/4 तो टोटल करोगे तो 7, 5/6 टोटल करोगे तो कितना आ गया 11। ठीक है, सेम नहीं है तो सेम करने का क्या तरीका होगा, बोलो इनका एलसीएम ले लो। 7 और 11 का एलसीएम 77, इसे बनाने के लिए 11 से और इसे 77 बनाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ से आप ए, बी और सी का रेशो इजिली निकाल पाओगे। देखो यहाँ पर ए अकेला है, 11 से मल्टीप्लाई किया था तो 3 से मल्टीप्लाई होकर 33। बोलो बी आपके पास कितना हो जाएगा, 7 5 से मल्टीप्लाई 35। और सी का रेशो तो आप इन दोनों में से किसी से भी निकाल सकते हो। जैसे 7 6 से मल्टीप्लाई हुआ था तो 42, 7 6 से गुणा होगा तो 42, जिसमें से ए के पास 33 है। 42 में से ए के पास 33 है तो बताओ सी के पास 9 बचा होगा क्या? तो ए बी सी का रेशो आ गया ये आपके पास में, यानी तीनों के पास जो टोटल अमाउंट हो गया वो 77, यानी तीनों के पास जो टोटल अमाउंट है बच्चों वो 77 यूनिट है। अरे हाँ, क्वेश्चन में इसके बाद कहा गया था कि ए और बी क्रमशः सी को एक्स और वाई रुपए देते हैं, ताकि जिससे इनके पास में तीनों के पास क्या हो जाए, इक्वल अमाउंट हो जाए, समान पैसा हो जाए इनके पास में। अब एक बात सोचो, अगर तीनों के पास समान पैसा होना है, टोटल आपके पास कितना है 77 है, अगर 77 रुपीज़ तीनों के अंदर बराबर बराबर रहने चाहिए तो बताओ एक पहले वाले के पास भी 77/3, दूसरे के पास भी 77/3 और तीसरे के पास भी इतना। यहाँ से 33 था अभी इसके पास, ये 77/3 ही अपने पास रखेगा। बोलो बाकी का जो बचेगा वो किसको दे देगा, सी को। इसके पास 35 है, 77/3 अपने पास रखेगा, बाकी का जो बचेगा वो किसको दे देगा, सी को। अब सोचो थोड़ा सा, अगर ऐसे कैलकुलेशन की तो कितनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई। तो आप यहाँ पर क्या करो कि भाई 77 तो 3 हिस्सों में परफेक्ट वैल्यू में तो बट नहीं रहा है, तो आप यहाँ पे क्या करो, इस वाले रेशो को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या कहना चाह रहा हूँ, 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो मुझे बताओ जो अभी टोटल 77 आ रहा था टोटल, अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 21 और आपके पास में 221 यूनिट आ जाएगा क्या?
यानी तीनों के पास अब टोटल 221 यूनिट हो जाएगा अमाउंट के तौर पर, और ये एक ऐसी वैल्यू है जिसे आप इक्वल अमाउंट में बांट पाओगे। समझ पा रहे हो ना कि यहाँ 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया है। अगर 4 जने होते तो बोलो 77 है, 4 लोगों में बांट रहे होते तो 77/4 77/4 ऐसे चल रहा होता, तो बोलो वहाँ से कैलकुलेशन बड़ी हो जाती। इसलिए मैंने रेशो को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, मैं वहाँ पर उस वाले केस में 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर 4 जने होंगे तो 5 जने होंगे तो 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ताकि ये वैल्यू इजिली बढ़ जाए। तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी सी का क्या रेशो तैयार हो जाएगा, बोलो ए बी सी का रेशो तैयार हो जाएगा ये 99, और आपके पास ये 35 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 105, और 9 3 ज़ा 27, ये आपके पास में रेशो हो गया है। अरे ठीक है, ए के पास 99 यूनिट है, बी के पास इतना है, सी के पास इतना है, लेकिन बच्चों तीनों के पास सेम अमाउंट में पैसा रहना चाहिए। यानी टोटल 221 था, 77 मल्टीप्लाई 3 किया था ना अपन ने, 221 इनके पास टोटल पैसा है, बराबर बराबर होना चाहिए। यानी पहले के पास भी 77, दूसरे के पास भी 77, तीसरे के पास भी 77। मैं तो आपको हर एक बात लिख कर समझा रहा हूँ, लेकिन ये वाली बात आपको डायरेक्ट समझनी होगी। अभी इसके पास 99 है, ये 77 ही अपने पास रख सकता है, तो बताओ ये कितने यूनिट दे देगा, बोलो 22 यूनिट दे देगा। अरे हाँ, बी के पास 105 है, ये 77 ही अपने पास रख पाएगा, क्योंकि बराबर रखना है ना सभी को। तो बताओ ये कितने यूनिट सी को दे देगा, 28 यूनिट। तो मुझे बताओ ए ने दिए 22 यूनिट, बी ने दिए 28 यूनिट, तो बताओ टोटल क्या सी के पास 50 यूनिट आ गया है क्या ए और बी के द्वारा। अरे क्लियर है ना ये बात। बच्चों आराम से चीज़ों को समझते हुए चलते जाओ, मैं आपको इतने क्वेश्चंस करा दूंगा इस चैप्टर के अंदर, फिर एग्जाम में इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, बस वैल्यू जरूर चेंज हो जाएगी। जितने भी तरीके से वो क्वेश्चन घुमा सकता है, देखो अगर चाहता तो मैं आज से भी कॉन्सेप्ट अपना शुरू कर सकता था, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जहाँ भी बच्चे को थोड़ा डाउट आ सकता है, वो सारे क्वेश्चन उसके डाउट आने से पहले ही मैं क्लियर कर दूँ, ताकि आपकी माइंड अप्रोच बहुत अच्छे से बढ़ जाए। फिर एग्जाम में आप जाते ही क्वेश्चन को फटाफट उड़ा दोगे। अरे ठीक है, तो देखो 50 यूनिट आंसर नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना। 50 ये सब कुछ किस में चलता आ रहा है, रेशो में। तो मुझे बताओ टोटल अमाउंट आपके पास कितना था, 12,936, और ABC के पास जो टोटल रेशो के अंदर टोटल आ रहा है वो कितना है, 221। इसका मतलब है 221 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है, 12,936 रुपये। और आपसे पूछना किसकी चाह रहा है बच्चों, 50 यूनिट की वैल्यू। ये कैलकुलेशन तो कल की क्लास में भी आपको समझाई गई थी। जो पूछा जाता है वो ऊपर, और जो दिया गया है वो हमेशा कहाँ आता है, नीचे। 50 चल जाएगा ऊपर, और 221 कहाँ आ जाएगा, नीचे। और ये 221 तो वही था क्या जो 77 को अपन ने 3 से मल्टीप्लाई करके लिखा था। अरे हाँ, काट लो, काटना आसान हो जाएगा। 3 की टेबल से काटोगे तो 4 3 3 9, आपके पास 1 और 2। 11 की टेबल से भी कट जाएगा, हाँ कट जाएगा। 7 टाइम्स आपके पास में 11 से कट जाएगा 3 बार, और 9 बार और 2 बार। 7 से भी कट जाएगा अब तो ये, 7 5 35 और 6 42। 56 को 50 से गुणा करोगे तो 0 आपके पास में 2700 आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अरे ठीक है, उम्मीद है ये बातें बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो रही होंगी। बच्चों और भी अच्छे क्वेश्चंस आज की क्लास में मैं आपको कराने वाला हूँ। ऐसे क्वेश्चन जो सीधे मेंस एग्जाम में ही पूछे जा सकते हैं, प्रीलिम्स में अगर वो पूछे जाएंगे तो वो कहीं ना कहीं स्किप करने वाले ही होते हैं। अभी आएगा एक ऐसा क्वेश्चन, देखना आप उसे। बढ़ते हैं अभी अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन का क्या सॉल्यूशन होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों, ये CDS 2019 का क्वेश्चन है। एग्जाम में जब पूछा गया था तो लगभग 60 to 70% स्टूडेंट यहाँ सिली मिस्टेक कराए थे। आंसर जो आप सोच रहे हो, जल्दी से मैं चाहूँगा कि आप बताओ इसका आंसर क्या होगा। देखो नहीं तो फिर मैं आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन में कह रहा है कि A अपॉन में ये इक्वल टू B अपॉन में ये इक्वल टू C अपॉन में ये, और आपसे कह रहा है कि जो फ्रैक्शन होगा वो किसके इक्वल होगा, कि फ्रैक्शन का मान 1/2 और -1 होगा, 1/2 1 होगा, या ओनली 1/2 होगा। मुझे एक बात बताओ, आप इसे
ऐसा कह सकते हो क्या इक्वल के अंदर कि a प्लस बी प्लस सी अपॉन में यहाँ से ऐड करोगे तो a 2 बार, b 2 बार, c 2 बार, तो 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी। अब ये मत कहना कि सर ये आपने कैसे लिख दिया, ये लास्ट क्लास में भी बताया था और लास्ट क्लास में भी बताया था। चलो कोई बात नहीं, मैं एक बार और लास्ट बार आपको समझा देता हूँ कि a अपॉन में b इक्वल टू सी अपॉन में d इक्वल टू e अपॉन में f। अगर आपके पास 4/5 है तो ध्यान रखना, आप यहाँ से ऐसा कह सकते हो कि a प्लस सी प्लस ई अपॉन में b प्लस डी प्लस एफ, इसका मान भी आपके पास, इसका रेशो भी कितना होगा 4/5। और चाहे आप इसे क्रॉस चेक भी कर सकते हो। क्या मुझे बताओ ऐसा कल की क्लास में भी आया था क्या? ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, ऐसा हम कह सकते हैं ऊपर न्यूमरेटर का सम कर दो, इधर आपके पास इसका सम कर दो और यहाँ पर आपके पास रेशो वही रहेगा। मोस्टली स्टूडेंट आपने भी ये हो सकता है यही सिले मिस्टेक की हो कि ABC से ABC कट जाएगा और आंसर आपके पास 1/2 लगाकर आ जाओगे, जो एक ऑप्शन में है भी कि ओनली 1/2 आपके पास इसका जो फ्रैक्शन होगा, जो भिन्न होगा वो 1/2। तो बच्चों आप बाकी के ऑप्शन देखोगे तो कहीं ना कहीं 1/2 के साथ और भी चीज़ें कंसिडर हो रही है, 1/2 के साथ 1 भी कंसिडर हो रहा है और -1 भी कंसिडर हो रहा है। देखो ये CDS के जो पेपर होते हैं ना, इनमें बहुत बारीकियों से क्वेश्चन पूछा जाता है और वही चीज़ मैं कहीं ना कहीं आपको सिखाना चाह रहा हूँ। देखो बच्चों यहाँ पर आंसर 1/2 नहीं होगा, इस बात को समझने की कोशिश करना। जो आप ओनली 1/2 पे लगा रहे हो ना आंसर, तो वो आंसर नहीं होगा। देखो यहाँ 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है कि a प्लस बी प्लस सी के सामने 2 सिचुएशन हो सकती है कि हो सकता है इसका मान 0 हो या हो सकता है कि a प्लस बी प्लस सी का मान 0 नहीं हो। अगर a प्लस बी प्लस सी का मान अगर 0 नहीं हुआ, ये वाली सिचुएशन है, तो ध्यान रखना अगर 0 नहीं है तो ऊपर जो वैल्यू होगी, नीचे जो वैल्यू होगी वो आपके पास कट जाएगी और आंसर उस वाले केस में क्या हो गया 1/2। लेकिन एक बात सोचो, अगर a प्लस बी प्लस सी आपके पास में क्या हो गया कि हम a b c की जब वैल्यू रख रहे होंगे, कुछ कंसिडर करा रहे होंगे, तो a b c अगर आपके पास में 0 हो गया तो इस बात का मतलब है, आप मुझे बताओ a अपॉन में b प्लस सी का मान बोलो आपके पास कितना हो जाएगा? बोलो a अपॉन में माइनस का a हो जाएगा क्या? अगर ये वाली सिचुएशन हो गई तो सोचो फिर क्या होगा बच्चों, b अपॉन में a प्लस सी, बोलो आपके पास में क्या कह सकता हूँ माइनस का b। बोलो c अपॉन में a प्लस बी को मैं क्या कह सकता हूँ माइनस का c। बोलो a से a, b से b, c से c कट जाएगा और मुझे बताओ क्या -1 भी हो जाएगा क्या? अरे है ना। अगर ABC इक्वल टू 0 यानी बच्चों अनडिफाइंड वाली सिचुएशन हो गई, तो उस बात का मतलब है ये जो आपको रेशो दिया हुआ है उसका मान आपके पास क्या हो जाएगा -1। अगर ABC आपके पास 0 नहीं हुआ तो बच्चों उस केस में आंसर 1/2। अब आपको समझ में आ गया होगा कि बी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। बच्चों बहुत बारीकी से क्वेश्चन यहाँ बनता है। देखो अलजेब्रा की सीरीज अभी खत्म नहीं हुई है, बीच बीच में जो प्रीवियस ईयर वाली प्लेलिस्ट है वहां पर मैं टाइम टू टाइम वीडियो डालता रहूंगा। मैं एक क्वेश्चन वहां पर भी आपको इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर कराऊंगा। देखता हूं क्या ये बात आपको तब तक याद रह पाती है या नहीं रह पाती। ध्यान रखना ऐसे केस के अंदर a प्लस बी प्लस सी के साथ 2 सिचुएशन हो सकती है। अरे ठीक है, अगर नहीं है बच्चों ऑप्शन में अगर 1/2, 1/3, 1/4 ही होता तो फिर अलग बात है कि हम 1/2 पर ही क्लिक कर रहे होते, लेकिन -1 और 1 आ जाता है तो उसका मतलब है हमें चीज़ों को सही से समझना होगा। अरे हाँ, चलो देखो एक और क्वेश्चन, चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन का क्या सॉल्यूशन बनेगा। आपसे कहा गया था यदि 2x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस 3y माइनस जेड का स्क्वायर इक्वल्स टू 0 तो x y z का रेशो क्या होगा। देखो ऐसा तो मैंने आपको अलजेब्रा में पढ़ाया था कि जब आपके पास 2 या 2 से अधिक टर्म जिनका आपने स्क्वायर भी किया है और आपने उनको ऐड भी किया है और रिजल्ट आप कह रहे हो 0, वो तभी पॉसिबल है जब वो खुद अपने आप में क्या होने चाहिए 0 होने चाहिए। क्या मुझे बताओ ये बात आपको समझाई थी क्या कि 2 या 2 से अधिक टर्म जिनका स्क्वायर करोगे, ऐड करोगे और रिजल्ट कह रहे हो 0, ये एक ही सिचुएशन पर पॉसिबल है जब ये ब्रैकेट भी 0 हो, ये ब्रैकेट भी 0 हो। क्योंकि यहाँ पर अगर कुछ भी पॉजिटिव या नेगेटिव आ गई वैल्यू, स्क्वायर करोगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव पॉजिटिव बोलो फिर 0 रिजल्ट नहीं आ सकता। एक ही पॉसिबिलिटी है कि इसे भी 0 होना पड़ेगा, इसे भी 0। तो 2x माइनस वाई अगर 0 हो गया तो मुझे बताओ यहां से आप कह सकते हो 2x इक्वल्स टू वाई, तो x और y का रेशो कितना है 1/2। ठीक है,
3y माइनस जेड इक्वल टू 0, जेड इधर चल जाएगा, तो बताओ y और z का रेशो आपके पास में कितना आ गया, 1:3। तो सिंपल सी कहानी होगी, x बाई जेड का रेशो क्या बन जाएगा, बोलो 1, समझाया था 2, और इसके बाद में 2 3 जा 6, क्या 1:2:6 बन जाएगा क्या। ठीक है, देखो एक और क्वेश्चन, चलिए समझते हैं एक और क्वेश्चन। ये एक बेसिक सा क्वेश्चन सोल्व करो, फिर एक अच्छा क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करवाता हूँ। देखो 65,000 रुपये आपको ABC के अंदर बांटने थे, और वो पैसे 1/2, 1/4, 5/16 के रेशो में बांटने हैं। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि जिसका सबसे बड़ा हिस्सा होगा और जिसका सबसे छोटा हिस्सा होगा उसके बीच में डिफरेंस बताओ। तो देखो सीधी सी बात यह है, आपको पता है कि इस रेशो से काम चलना नहीं है, इसे परफेक्ट रेशो में बनाना होगा। बोलो उसे बनाने के लिए 2 4 16, इसका एलसीएम कितना होता है 16, इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो मुझे बताओ कितना आ जाएगा 8। बोलो मल्टीप्लाई करोगे तो 4, और मल्टीप्लाई करोगे तो फिर 5 आ जाएगा। तो मुझे बात बताओ, ए को कितना मिलेगा 8 यूनिट, बी को कितना मिलेगा 4 यूनिट, सी को कितना मिलेगा 5 यूनिट। सबसे ज़्यादा किसको मिलेगा 8, यानी ए को मिलेगा। सबसे कम किसको मिलेगा, बोलो किसको मिलेगा, बी को 4 यूनिट ही मिलेगा। क्वेश्चन में आपके पास जो 65,000 दिया हुआ है वो टोटल दिया हुआ है कि टोटल सभी को कुल मिलाकर इतने रुपए देने हैं। तो मुझे बताओ टोटल आपके पास कितना हो गया, 8 और 4 12, 12 और 5 17 यूनिट की वैल्यू आपके पास 65,000 दी हुई है। और आपसे पूछ रहा है बड़ा और छोटे के बीच में डिफरेंस, इसका मतलब आपसे 4 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है क्या। देखो जिन्होंने मुझसे पढ़ रखा है उनके लिए तो ठीक है, जिन्होंने नहीं पढ़ रखा वो इस बात का ध्यान रखना, हमेशा जो पूछा जाता है वो ऊपर और जो दिया गया है वो हमेशा नीचे आता है। क्या कहा मैंने, जो पूछा जाता है वो ऊपर और जो दिया गया है वो हमेशा कहाँ आता है, नीचे। या आप यहाँ पे ऐसे भी कह सकते हो, 1 यूनिट की वैल्यू 5,000 पता चल रही है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20,000। अभी तो यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू इजीली पता चल रही है, अगर नहीं पता चले कभी ऐसी कैलकुलेशन की जरूरत पड़ जाए कि 12 यूनिट की वैल्यू कितनी है आपके पास में 20, तो बताओ 15 यूनिट की वैल्यू आपके पास कितनी होगी। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना जो पूछा जाता है वो ऊपर और जो दिया गया है वो नीचे। 15 को आप ऊपर भेजोगे, जो पूछा जाता है वो ऊपर और जो दिया है वो नीचे। अरे ठीक है, जितना कट सकता है उतना काट दो, 3 से कट जाएगा 4 बार, 3 से 5 बार, 4 से 5 बार, और रिजल्ट क्या 25 बन जाएगा क्या। इस तरीके से अपन कैलकुलेशन करेंगे। एक और क्वेश्चन देखो जल्दी आप, चलिए समझते हैं एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन तो आपके सामने आ गया होगा। क्वेश्चन में कहा गया था कि ए बी सी और डी 60 रुपीज़ आपके पास उपहार में देता है। ए दूसरों के मुकाबले 1/2 भुगतान करता है, बी दूसरों के मुकाबले 1/3 का भुगतान करता है, सी दूसरों के मुकाबले 1/4 का भुगतान करता है। तो डी के द्वारा भुगतान की गई राशि क्या होगी। देखो क्वेश्चन में कितने जने हैं, 4। क्वेश्चन में पहली लाइन आपसे कहा गया था कि 60 रुपए का वो उपहार खरीदते हैं, उसे छोड़ो। उसके बाद कहता है कि ए दूसरों के मुकाबले 1/2 भुगतान करता है। इस बात का मतलब है कि ए, बाकी के लोग कौन होंगे, बी प्लस सी प्लस डी। ए और लोगों के कंपेयर में आधा पेमेंट करता है। अगर बाकी के सारे मिलकर 2 करते हैं तो इसका मतलब है ए अकेला कितने का पेमेंट करता है, 1। उसके बाद कहा गया है कि बी दूसरों के मुकाबले 1/3 का भुगतान करता है, यानी बी और बाकी के लोग कौन बच गए होंगे, ए प्लस सी प्लस डी। ये और लोगों के कंपेयर में 1/3, यानी बाकी सभी 3 करते हैं, तो ये कितने का करता होगा पेमेंट, 1। आगे कहा गया है कि सी दूसरों के मुकाबले 1/4 का पेमेंट करता है। सी और लोगों का मतलब ए प्लस बी प्लस डी 1/4 पेमेंट कर देता है ये खुद, यानी बाकी के सभी 4 करते हैं, तो बोलो ये कितना करता है, 1। मुझे बताओ ऐसे टाइप के क्वेश्चंस तो आपको मैंने समझाए हैं क्या। बताओ जने आपके पास हर जगह ए बी सी डी ही हैं, तो मुझे बताओ इनका रेशो का टोटल जो आ रहा है, यहाँ 3, यहाँ रेशो का टोटल आ रहा है 4, यहाँ रेशो का टोटल आ रहा है कितना, 5। जब व्यक्ति सेम है, कैंडिडेट सेम है, तो उनका जो पेमेंट किया गया था हर एक व्यक्ति के द्वारा, वो रेशो भी आपका क्या होना चाहिए, सेम। तो बच्चों सीधी सी बात है, आपको सेम करने के लिए 3 4 5 का एलसीएम लेना होगा। बोलो कितना होता है वो आपके पास में, 60। तो 60 बनाने के लिए बोलो इसे किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 20। इसे किससे मल्टीप्लाई, 15। इसे किससे मल्टीप्लाई, 12। तो आपके पास में बन जाएगा। तो बताओ ए
बी, सी और डी का आपके पास में रेशो कितना है। तो बच्चों यहाँ से ए अकेला है, तो बोलो जब 20 मल्टीप्लाई होगा तो 20 आ जाएगा। बोलो यहाँ पर बी अकेला काम कर रहा है 15, जब इससे 15 इससे, तो बी अकेला है, बोलो वो तो सोल्व कर लो पहले। जब आप यहाँ देखोगे सी अकेला है, बोलो 12 से मल्टीप्लाई करना है, बोलो वो भी कर दो। अब बारी आ गई डी की, अब आप किसी से भी सोल्व कर सकते हो। बी प्लस सी प्लस डी, जब 20 इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 40। अब मुझे बताओ बी सी डी का मान 40 है, जिसमें से बी और सी तो 27 हो गया, तो मुझे बताओ क्या 13 आ गया है क्या? अरे हाँ, यानी ए के द्वारा 20, बी के द्वारा 15, सी के द्वारा 12, डी के द्वारा 13 यूनिट का भुगतान किया गया था। अब क्वेश्चन में आपसे कहा गया है तो डी के द्वारा भुगतान की गई राशि कितनी है, टोटल कितने का था वो 60 का, तो ये हो गया 27 और 40 और 60, तो बोलो 60 यूनिट की वैल्यू क्या 60 हो गई क्या? 60 की वैल्यू 60 है, तो डी के द्वारा तो 13 यूनिट की वैल्यू पूछी गई है क्या? तो बोलो 13 ही आपका आंसर आ जाएगा। अरे क्लियर है? एक और बेहतरीन क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं एसएससी मेंस के अंदर ही वो आपसे पूछा जा सकता है। चलिए समझते हैं क्या बनेगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। क्वेश्चन तो आपने पढ़ ही लिया होगा। 500 रुपए एबीसी के अंदर आपको बांटने थे और उसके बाद कहा गया कि ए के हिस्से का 2/5 भाग से 16 ज़्यादा। ए का जो हिस्सा है उसमें जो 2/5 भाग होगा उससे 16 ज़्यादा। बी का हिस्सा का 3/4 भाग से 70 कम। बी के हिस्से का जो 3/4 होगा उससे 70 कम। और सी के हिस्से का जो होगा उसके 3/5 भाग से 4 कम बराबर बताए गए हैं। तो आपसे कहा गया है तो बी का हिस्सा क्या होगा। देखो 500 रुपये एबीसी में बांटने थे, लेकिन ए के हिस्से का 2/5 भाग कर दिया और 16 ऐड कर दिया। बी के हिस्से का 3/4 कर दिया, फिर 70 कम कर दिया। और फिर सी के हिस्से का 3/4 कर दिया और 4 कम कर दिया, तो रिजल्ट आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो आपसे कहा है बताओ बी का हिस्सा आपके पास कितना होगा। ऑप्शन आपके पास थे, देखो मैं आपको समझाता हूँ। एक छोटा सा पॉइंट अपन ने पहले भी डिस्कस किया था कि 3a = 4b = 5c, और मैं आपसे कहता था कि बताओ ए बी सी का रेशो आपके पास क्या होगा। देखो मैंने आपको समझाया था कि ए का रेशो निकालना है, इसके ऊपर हाथ रखो, इनको मल्टीप्लाई कर दो। इसका निकालना है, इनसे मल्टीप्लाई कर दो। इसका निकालना है, इनको मल्टीप्लाई कर दो। उसके पीछे की कहानी क्या होती है, कहीं ना कहीं आप अलजेब्रा में अच्छे से पढ़कर आए हो कि जब 2 या 2 से अधिक टर्म आपस में बराबर है तो उसे के इक्वल मान लिया जाता है। अरे हाँ, तो इसका मतलब है ये भी के इक्वल है, ये भी के इक्वल है, ये भी के इक्वल है। थोड़ा सा बेसिक में मैं आपको ज़्यादा लेकर चलता हूँ, अगर किसी को ये नहीं पता तो कोई बात नहीं, रहने देना। आपको जैसा मैंने समझाया था लास्ट क्लास के अंदर वही बातें ध्यान रखना। तो बताओ 3a अगर के इक्वल होगा तो a का मान आपके पास में k/3 आ जाएगा क्या? ठीक है, तो मुझे बताओ b का मान 4b के इक्वल होगा तो b का मान आ जाएगा k/4 और c का मान आपके पास आ जाएगा k/5। इसी तरीके से सोचा जा सकता है। ए बी सी का रेशो पूछा गया था, a पता चल गया, b पता चल गया, c पता चल गया, तो 1/3 k/3 रेशो, k/4 रेशो, k/5 आपसे पूछा गया था। k तो सबसे पहले कट जाएगा, और ऐसा मैंने आपको क्लास में सिखाया है कि 1/3, 1/4, 1/5 कभी भी परफेक्ट रेशो नहीं होते हैं। परफेक्ट रेशो बनाने के लिए कि 3, 4, 5 का एलसीएम ले लो। 3, 4, 5 का एलसीएम 3, 4, 5 ही रहने दो यहाँ पर, इससे आपको मल्टीप्लाई करना होगा। अब 1/3 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3 तो कट जाएगा और 4 × 5 ही बचेगा क्या? अरे हाँ, तो इसी तरीके से ये बात आई थी निकल कर कि इसके ऊपर हाथ रख दो और इन वैल्यूओं को मल्टीप्लाई कर दो। समझ रहे हो ना किस तरीके से अपन ने वो बात कही थी। 1/4 इससे जब कट जाएगा तो बोलो क्या बचेगा, 3 × 5 बचेगा। इसी तरह ये क्या बचेगा, 3 × 4। यहाँ भी 2 या 2 से अधिक टर्म बराबर है, आप इसे के इक्वल मान लो। ठीक है, तो बच्चों 2a/5 प्लस का 16 के इक्वल है। तो मुझे बताओ क्या आप a का मान बता दोगे क्या? क्योंकि 500 तो a + b + c का मान आपको पता है। तो बताओ a का मान कितना हो गया, k - 16। बोलो ये इधर चल जाएगा, 5 ऊपर और 2 में, तो 5/2। अरे क्लियर है? इसी तरह आप मुझे बताओ b किसके बराबर हो जाएगा। बोलो ये k के इक्वल है तो 70 इधर जाएगा, तो k + का 70, 4 ऊपर और 3 नीचे, तो 4/3। ये हो गया है b का मान।
सी का मान बता दो, बोलो 4 इधर जाएगा तो k प्लस का 4, 5 ऊपर 3 नीचे। बच्चों ये क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो मेंस में ही पूछा जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि थोड़े से टाइम टेकिंग वाले क्वेश्चन होते हैं। ए बी सी इन तीनों का जो टोटल है वो 500 है। बच्चों जब आप इसे सोल्व करने लग रहे होंगे तो देखो यहाँ के भी फ्रैक्शन में आ रहा है, चलो ये वैल्यू तो सोल्व हो गई। यहाँ के फ्रैक्शन में आ रहा है लेकिन वैल्यू भी फ्रैक्शन में आ गई, के फ्रैक्शन में आ रहा है और वैल्यू भी फ्रैक्शन में आ गई। आप अपनी कैलकुलेशन थोड़ी सी चेंज कर सकते हो, यहाँ पे के भी फ्रैक्शन में आ रहा है और वैल्यू भी फ्रैक्शन में आ रही है, तो आप थोड़ा सा ऐसा सोचो कि कम से कम एक चीज़ तो फ्रैक्शन से बचे, क्योंकि फ्रैक्शन का आने का मतलब है कैलकुलेशन लंबी हो जाना। तो आप ऐसा करो, आप इसे के की जगह 2 3 3, इसका एलसीएम कितना होता है 6, आप इसे के की जगह क्या मानो 6k के इक्वल मानो। क्या फ़ायदा होगा, देखो धीरे धीरे आप सीखोगे ना तो अपने आप समझ जाओगे। ये 6k है तो a का मान हो जाएगा आपके पास में 6k माइनस 16, 5/2 तो होगा ही होगा। बोलो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 6k, बोलो यहाँ पर भी आपके पास क्या आ जाएगा 6k। अभी धीरे धीरे चीज़ें अपने आप आपको समझ में आ रही होगी कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। ये बात तो पता चल गई, के भी फ्रैक्शन में और वैल्यू भी फ्रैक्शन में। अब मुझे बताओ इनका टोटल 500 है, तो आपके पास यहाँ पे कितना k हो जाएगा, बोलो 3, ये हो जाएगा 15k माइनस का 8, 8 5 40 प्लस, बोलो आपके पास भी कितना हो गया 2, 8k प्लस का एक तो कम से कम आ जाए, उसमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन दोनों ही आ जाते तो कैलकुलेशन बढ़ जाती है आपके पास में। बोलो जब आपके पास में इसे सोल्व करोगे तो 2 ये हो जाएगा 10k प्लस का 20/3, ठीक है, 10k 8k 15k, बोलो कितने हो गए 33k, ठीक है। ये आप ऐड करोगे तो आपके पास 280/3 20/3 300/3 यानी 100, माइनस 60 करोगे, माइनस 40 करोगे तो आपके पास आ जाएगा पॉजिटिव 60 इक्वल्स टू, बोलो कितना आ गया है 500। ये इधर जाएगा तो मुझे बताओ 460 आ जाएगा, तो क्या कहीं ना कहीं के का मान निकाला जा सकता है क्या, आपके पास आ जाएगा 440 अपॉन में 33, 11 की टेबल से कट जाएगा 40 अपॉन में 3, अरे हाँ है ना। जब k का मान आ चुका है तो बच्चों आपसे b का मान पूछा गया था, तो मुझे बताओ क्या b का मान k की जगह 40/3 रखकर क्या अब तो आप सोल्व कर ही लोगे क्या, अरे हाँ है ना। ये क्वेश्चन जब भी आएंगे ध्यान रखना, मेंस में आएंगे थोड़े से टाइम टेकिंग वाले क्वेश्चन होते हैं। उम्मीद है ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन का क्या सॉल्यूशन होगा। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ आप मुझसे पहले आंसर दे दो। ए बी का रेशो पता है, बी सी का रेशो पता है, सी डी का रेशो पता है, और कहा गया है कि ए और डी का जो अमाउंट है उसके बीच में डिफरेंस है 648 का। तो टोटल आपसे पूछा गया है, बताओ कितना होगा। मैथ्स 2018 का क्वेश्चन है, आसान है। तो मुझे बताओ सबसे पहले तो आप ए बी सी डी का रेशो बनाओगे। देखो ए बी सी डी का रेशो बनाने का तरीका तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर रखा है, लेकिन यहाँ तो वैल्यू बहुत आसान सी है। 2 3 दोनों के दोनों सेम होने चाहिए, तो यहाँ पर 2 दोनों जगह 3 बना दो, तो बोलो 3 बनाओगे तो इसे 3 से मल्टीप्लाई, तो बोलो ये कितना हो जाएगा 6, ये 6 तो ये भी 6, 3 की वैल्यू 6 हो गई तो 1 की वैल्यू 2, तो 4 की वैल्यू हो गई 8। अरे हाँ, इस तरीके से भी बना सकते हो, वरना वो तरीका तो सबसे बेस्ट है ही है। हमेशा ध्यान रखना ये कभी कभी लग पाएगा जो मैंने आपको समझाया, जब वैल्यू बहुत आसान है। 2 1 3 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 6, 3 को 1 और 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 9, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो और लाइन चेंज कर दो तो बोलो आ जाएगा 18, और फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा कितना 24। अरे हाँ, तो 3 की टेबल से कट जाएगा 2 बार, 3 बार, 3 से कट जाएगा 6 बार, 3 से कट जाएगा 8 बार। तो बताओ ए बी सी डी का रेशो आ जाएगा क्या। जहां आपसे ए और डी के बीच का डिफरेंस दिया हुआ है, इसका मतलब 6 यूनिट की वैल्यू आपके पास कितनी दी हुई है 648 रुपीज़, और आपसे कहा गया है टोटल कितना हो जाएगा 11 आपके पास में और 8 19 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है। तो मुझे बताओ कितनी बार कट गया 108 बार, और मुझे बताओ 108 को तो क्या 19 से तो मल्टीप्लाई आप कर ही लोगे क्या। अरे हाँ, आसानी से ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। देखते हैं कुछ और क्वेश्चन को, ताकि आप इनके बेसिक्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो आप अच्छे से कर पाओ। पढ़ लिया होगा आपने क्वेश्चन, और मुझे नहीं लगता कि इसे सोल्व करने में आपको परेशानी आएगी। ये क्वेश्चन तो कल की क्लास में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया था
कि आपके पास कभी भी इस तरीके से रेशो दिया हुआ है तो a प्लस बी प्लस सी का कोई रोल नहीं होता। याद करो कि a प्लस बी रेशो b प्लस सी रेशो आपके पास में c प्लस a आपके पास दिया हुआ है 765। तो यहाँ से आप a b c का रेशो इजिली निकाल पाओगे। क्या ये बात आपको समझाई गई थी क्या? बोलो यहाँ पर आप इन सभी का सम करोगे, बस चेक किया गया है कि आपको वो बात याद है या नहीं है। तो मुझे बताओ, सभी का ऐड कर दोगे तो 2 बार a 2 बार b 2 बार c, इन सभी को आप ऐड कर दोगे तो 11 और 7 18 आ जाएगा। 2 से कट जाएगा कितनी बार? 9 बार। तो a प्लस बी प्लस सी आपके पास में 9 है। तो मुझे बताओ आपके पास में यहाँ से रेशो क्या बनेगा? a प्लस बी का रेशो कितना है? 7 यूनिट। तीनों का टोटल कितना है? 9 यूनिट। तो बोलो c तो हो गया 2। b प्लस सी का रेशो आपके पास कितना है? 6 यूनिट। b और c का 6 यूनिट है, इसका मतलब ये 4 हो गया, ये 6 है, तो बताओ ये कितना हो गया? 5। तो रेशो 5 रेशो 4 रेशो 2 आ गया क्या? अरे हाँ, लेकिन पूछ रहा है आपसे इन्वर्स रेशो। बोलो इन्वर्स रेशो भी बनाना आता है हमें। बोलो इन्वर्स रेशो कितना हो जाएगा? बोलो इसके ऊपर हाथ रख दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 8। अरे हाँ, इसके ऊपर हाथ रखो, इनको मल्टीप्लाई कर दो 10। और बोलो इसके ऊपर हाथ रखो, इनको मल्टीप्लाई कर दो तो 20। 2 की टेबल से कट जाएगा 4 5 और आपके पास में 10 यानी कि 10। मुझे बताओ क्या कहीं ना कहीं सोल्व हो जाएगा क्या? ये तो कल मैंने आपको करवा दिया था, बस आप इस क्वेश्चन को देखकर ये अपने आप में जज कर सकते हो कि आपको जो कल बातें पढ़ाई गई थी वो अच्छे से याद है या नहीं है। देखो कई बार आपके पास ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं कि एक रेशो दे देगा 2:3, एक दे देगा 4:5 और आपसे पूछा जाएगा बताओ इनमें से बड़ा कौन सा है। छोटा सा पॉइंट है, मैं आपको यही समझा देता हूँ बेसिक क्लासेस में ही। क्या 2:3 कहो या 2/3 कहो, बात एक ही होती है क्या? 4:5 कहो या 4/5 कहो, बोलो बात आपके पास एक ही होती है। अब बच्चों सिंपल सी कैलकुलेशन होती है। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर लिख दो 10। 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, बोलो ऊपर लिख दो क्रॉस में मल्टीप्लाई। 5 को 2 से गुणा किया 10, 3 को 4 से गुणा किया 12। जिसके ऊपर वैल्यू बड़ी है वो वाला रेशो है वो क्या होगा? बड़ा होगा। अरे हाँ है ना। अब जैसे मैं आपसे कहूँ कि बताओ 1:2, आपके पास 3:4, आपके पास में 7:9। अरे ठीक है, तो बताओ यहाँ पर इनमें से सबसे बड़ा रेशो कौन सा है? बोलो 1/2। इसे मैं 3/4 7/9 कहूँगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 4 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 6। यानी इन दोनों में कंपेयर किया जाएगा तो ये तो बड़ा होगा ही होगा, यानी ये कभी बड़ा नहीं हो सकता। अब देख लो कि इन दोनों में कौन बड़ा है। 9 को 3 से गुणा करोगे 27, 4 को 7 से गुणा करोगे 28, यानी बच्चों ये वाला इससे बड़ा है। अरे हाँ है ना, और ये वाला तो खुद इससे बड़ा था, तो सीधी सी बात है, बोलो ये सबसे बड़ा आपके पास में रेशो हो जाएगा। ऐसे ग्रुप डी की एग्जाम में कभी ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। बच्चों आज की क्लास में मैं इतना ही रखता हूँ। इससे आगे मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा कॉन्सेप्ट नंबर 1। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। अगर मैं अभी स्टार्ट कर दूंगा तो पूरा कॉन्सेप्ट नहीं हो पाएगा और फिर नेक्स्ट क्लास का टाइम हो जाएगा। तो मैं चाह रहा हूं कि उसे अपन बिल्कुल फ्रेश माइंड में आकर पढ़ें। क्रॉस मेथड क्या होता है, डबल क्रॉस मेथड से हम किस तरीके से रेशो एंड प्रोपोर्शनल को हम अच्छे से समझ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, अभी नहीं हो पाएगा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, तो कल पढ़ेंगे हम, ठीक है। और अलजेब्रा का भी आप अच्छे से रिवाइज करते जाओ। एवरीडे 50 क्वेश्चन करो, किसी भी बुक से आप लगा सकते हो अलजेब्रा। इतना मैंने आपको पढ़ा दिया है कि आपसे कहीं ना कहीं अप्रोच लगाओगे तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझे भेज दिया करो, जैसे ही टाइम मिल पाएगा मैं उनका सॉल्यूशन आपको जरूर बताया करूंगा, या फिर मिसलेनियस सीरीज के अंदर उन क्वेश्चन को डालकर मैं सभी के साथ डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। वीडियो को लाइक और शेयर तो जरूर कर देना है। वीडियो के अंदर आपको जब मैं कहता हूं तभी आप कमेंट करते हो, है ना, तो बार बार कहूं तो वो भी अच्छा नहीं लगता। वीडियो कैसे लगती है आप वो जरूर बताया करो। 10 सेकंड का काम होता है, बहुत बड़ा काम तो होता नहीं है। ज़्यादा बड़ा काम मैं देता ही नहीं हूँ आपको, क्योंकि आप बहुत बिजी हो ना। आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय।